हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने पावर फैक्टर कोस फाई की वैल्यू बताई थी। कोस फाई इक्वल टू आर बाय जेड, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड जेड फॉर इम्पीडेंस, ये पावर फैक्टर था। और आपको बताया था एट रेजोनेंस, अगर सर्किट रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में हमेशा ना LCR सर्किट ही होता है, अकेला LC, ठीक है, LC LR वगैरह नहीं होता, LCR ही होगा रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में जब भी LCR सर्किट होता है जेड की वैल्यू मिनिमम होती है और वो R के बराबर होती है। इससे आपके पास कोस फाई की जो वैल्यू बनती है वो R बाय आर डेट इज़ 1 बन जाती है। तो पावर फैक्टर आपके पास ना 1 बन जाता है रेजोनेंस के अंदर। तो न्यूमेरिकल्स में जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें लिखा था पावर फैक्टर यूनिटी, तो मतलब 1 पावर फैक्टर है तो वो सर्किट किस में है, रेजोनेंस में है। अब आपको मैं एक दो न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो हम कर रहे हैं पावर फैक्टर के। ये आपको एक सर्किट दिया हुआ है LCR, इसमें XL की वैल्यू है 4R, XC की वैल्यू आपके पास है 2R, रेजिस्टेंस आपके पास है R एंड AC सप्लाई इज़ गिवन टू दिस सर्किट। आपका क्वेश्चन है फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। तो जब भी आपने किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर फाइंड करना है तो आपने सबसे पहले तो इम्पीडेंस Z की वैल्यू फाइंड करनी है। इम्पीडेंस Z का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस तो आपके पास R ही है, XL की वैल्यू है 4R, XC की वैल्यू है 2R। तो आपके पास Z की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2R का स्क्वायर तो बन जाएगा 4R स्क्वायर। तो Z की वैल्यू आपके पास बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 5R स्क्वायर दैट इज़ R रूट 5। ये Z आया अपने पास। 4R माइनस 2R होता है 2R, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, Z आ गया। फिर आपके पास कोस फाई की जो वैल्यू होती है डेट इज़ R बाय जेड। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ R ही गिवन है और Z की वैल्यू आपको गिवन है R रूट 5। तो इससे आपके पास कोस फाई की जो वैल्यू बनेगी डेट इज़ 1 बाय रूट 5। दिस इज़ द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कोस फाई की वैल्यू है, बच्चे ना एंगल निकाल देते हैं, एंगल नहीं फाइंड करना। कोस फाई को पूरे को आप पावर फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। R बाय जेड आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, पावर फैक्टर का होता है। यही सर्किट है, यहाँ पे ना 3R दिया हुआ है, हमें इसका पावर फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले आप Z की वैल्यू फाइंड करोगे, कितनी आती है, इम्पीडेंस Z निकालना है। हाँ जी, Z की वैल्यू कितनी बनती है देखते हैं। Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल में जो आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो आपको 3R ही दिया हुआ है, तो आपने R नहीं लगाना, R की जगह 3R लगाना है। तो यहाँ बच्चे गलत करते हैं, जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो लगाना है, 3R लगाना है R की जगह। 3R रेजिस्टेंस है प्लस XL की वैल्यू 4R, XC की वैल्यू है 2R। तो Z की वैल्यू आपके पास बन जाएगी अंडर रूट ऑफ 9R स्क्वायर प्लस 4R माइनस 2R का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 13R स्क्वायर। तो ये R रूट 13 बन जाएगा Z। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस है। रेजिस्टेंस आपके पास इस केस में 3R है, रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस लगाना है। 3R रेजिस्टेंस है और Z की वैल्यू है R रूट 13। तुम ना पावर फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला फिर याद कर लो ताकि गलती ना लगे। रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, तो LCR सर्किट में रेजिस्टेंस है 3R और इम्पीडेंस हमने फाइंड किया R रूट 3, तो कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं पावर फैक्टर का।
ये आपके पास एल आर सर्किट दिया हुआ है, ये आपके पास सी आर सर्किट गिवन है। एल आर सर्किट में एक्स एल की वैल्यू है 4R और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3R। इसमें एक्स सी की वैल्यू है 3R और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4R। जो पावर फैक्टर है ना, वो तो जिस मर्जी सर्किट में हो सकता है। एल आर, सी आर, एल सी आर, पावर फैक्टर की वैल्यू आप हर एक सर्किट में निकाल सकते हैं। बट जो रेजोनेंस है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस सिर्फ एल सी आर सर्किट का ही होता है। पावर फैक्टर जिस मर्जी सर्किट का आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ द पावर फैक्टर्स इन दीज टू सर्किट्स। इन दोनों सर्किट्स की, ए और बी सर्किट्स की पावर फैक्टर्स की रेशो बतानी है। वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ दीज टू सर्किट्स। तो सबसे पहले वही बात पुरानी, आप जेड निकालो ए सर्किट का। हाँ जी, इम्पीडेंस जेड कितना बनेगा, जेड 1 कह रहे तो फर्स्ट सर्किट है, तो √r² प्लस एक्सएल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आर की जगह आपने क्या लगाना है, 3R का स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह आपने लगाना है 4R का स्क्वायर। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो Z1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5R। ठीक है, पावर फैक्टर कोस 5 1, पहले सर्किट का पावर फैक्टर इज़ रेजिस्टेंस पहले सर्किट का अपॉन इम्पीडेंस पहले सर्किट का। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3R है, इसका इम्पीडेंस कितना है, 5R है। तो रेशो जो आएगी वो 3/5 आएगी। ये फर्स्ट सर्किट का हमने पावर फैक्टर बता दिया। अब हम सेकंड सर्किट पे चलते हैं। सेकंड सर्किट आपके पास ना CR सर्किट है। CR सर्किट का क्या होगा पावर फैक्टर, सेकंड सर्किट का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहाँ पे भी तुम R1 लगा दो, पहले सर्किट का रेजिस्टेंस 3R है, सेकंड सर्किट का जो रेजिस्टेंस आपके पास वो गिवन है 4R, तो 4R का स्क्वायर प्लस XC की वैल्यू है 3R। इससे Z2 की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो 5R बन जाएगी सोल्व करके। तो इसका जो पावर फैक्टर बनेगा cos 5/2, ये होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस कितना है 4R, इम्पीडेंस कितना है 5R। तो रेशो आ जाएगी 4/5। तो cos 5/1 भी आ गया, cos 5/2 भी आ गया। हमें इन दोनों पावर फैक्टर की रेशो बतानी है। तो रेशो हम कैसे बताएंगे, cos 5/1 अपॉन cos 5/2 सर्किट इक्वल टू 3/5 होल ओवर 4/5। तो उसकी जो रेशो बनेगी वो आपके पास 3:4 बन जाएगी। तो दिस इज़ द रेशो ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट, पावर फैक्टर ख़त्म हो गया, यही फॉर्मूला ही था बस एक R/Z वाला। नेक्स्ट हम कर रहे हैं वाटलेस करंट एंड वाटफुल करंट। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप वाटलेस कंपोनेंट एंड वाटफुल कंपोनेंट ऑफ द करंट। वाटलेस कंपोनेंट एंड वाटफुल कंपोनेंट ऑफ द करंट। वाटलेस एंड वाटफुल, तो ये फॉर्मूले में नाम ही इनका ये वाटलेस। वाटलेस का मतलब है नो पावर, दूसरा है वाटफुल, वाटफुल का मतलब है मैक्सिमम पावर। तो ऐसे कौन कौन से करंट के कंपोनेंट्स हैं, हमने ना एवरेज पावर का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, VRMS IRMS cos 5, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले में VRMS तो होगी वोल्टेज, IRMS है करंट, cos 5 होता है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, ये होता है। अगर हम करंट के कंपोनेंट्स बनाते हैं तो करंट का एंगल के साथ कंपोनेंट क्या बनता है, IRMS cos 5, और करंट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है
वो बनता है IRMS साइन फाई। मतलब हमने करंट के कंपोनेंट्स बना दिए, IRMS कोस फाई, IRMS साइन फाई। अब आप ये चेक करो, जो ऊपर मैंने पावर वाला फॉर्मूला लिखा है, उस पावर वाले फॉर्मूले में करंट का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? तो पावर वाले फॉर्मूले में ना करंट का IRMS कोस फाई आ रहा है। इसका मतलब IRMS कोस फाई कंपोनेंट कंज्यूम्स पावर, वो पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब जो IRMS कोस फाई है आपके पास, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ द वाटफुल कंपोनेंट ऑफ द करंट। ये करंट का वाटफुल कंपोनेंट है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है ना, ये पावर वाले फॉर्मूले में आ रहा है। तो वाटफुल कंपोनेंट। कौन सा करंट का कंपोनेंट पावर वाले फॉर्मूले में नहीं आ रहा? हाँ जी, IRMS साइन फाई वाला इसमें नहीं आ रहा है। तो जो IRMS साइन फाई है, इसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड वाटलेस कंपोनेंट। जो करंट का कंपोनेंट पावर वाले फॉर्मूले में आता है, उसको हम कहते हैं वाटफुल कंपोनेंट। जो करंट का कंपोनेंट पावर वाले फॉर्मूले में नहीं आता, दैट इज़ कॉल्ड वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। ठीक है, पर डेफिनेशन थी, ये हो गई है। अब आपको मैंने एक कंबाइन LCR सर्किट का एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, फिर हमारा ये सारे सर्किट्स ख़त्म हो जाएंगे। एक लास्ट हमारा LC ऑसिलेशन रह जाएगा। उस न्यूमेरिकल में, LCR सर्किट के एक न्यूमेरिकल में हम सारे पार्ट्स डाल देंगे। हमने सब कुछ फाइंड करना है। देखो क्या क्वेश्चन है। LCR सर्किट है, ठीक है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की हमने सप्लाई दे दी है। XL की वैल्यू है 4 ओम, XC की वैल्यू है 2 ओम, और जो रेजिस्टेंस R है वो भी 2 ओम है। डायग्राम ये आपके सामने बनी हुई है। पार्ट वाइज करना है, आपने ट्राई करना है। ये एक तरह का लास्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इम्पीडेंस Z। हाँ जी, पहले आपने Z फाइंड करना है, इम्पीडेंस। हाँ जी, करते हैं एक एक पार्ट करके, या इकट्ठे लिख लेते हैं सारे पार्ट्स। इम्पीडेंस फाइंड करना है, फिर आपने RMS करंट फाइंड करना है, फिर वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर, फोर्थ पावर फैक्टर, एक नई टर्म आ गई इसमें अब, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, वाटलेस करंट, सेवंथ वाटफुल करंट। ये हमने सब कुछ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। बट दिस क्वेश्चन इज़ वैलिड फॉर LR सर्किट, CR सर्किट और LCR, तीनों में यही इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आप सब लोग Z फाइंड करेंगे, Z फॉर इम्पीडेंस। तो अपनी ना सब लोग स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ध्यान से नोट करके सोल्व करो। उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए, फिर मेरे आंसर से आप चेक करिए। Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, XL की वैल्यू 4, XC की वैल्यू 2। तो व्हेन वी सोल्व इट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो √8 आ गया, 2√2 आ गया, Z आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर। नेक्स्ट है RMS करंट। अब आपको हम कितने दिन से हम बात कर रहे हैं कि अगर वोल्टेज के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो वो RMS वोल्टेज होती है। तो RMS करंट हमने पता लगाना है। RMS करंट का फॉर्मूला VRMS/Z। तो RMS वोल्टेज कितनी है? 220 है। Z की वैल्यू कितनी है? 2√2 है। तो सॉल्व करने के बाद RMS करंट आपके पास 100/√2 एम्पेयर आ जाएगा। ये आपके पास आ गया
RMS करंट, ठीक है। थर्ड VL वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर इज IRMS इंटू XL करंट इंटू रेजिस्टेंस इंडक्टर का। तो वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर आपके पास है IRMS इंटू XL। वट इज़ IRMS 110/√2, वट इज़ XL 4 ओम, तो इट इज़ 440/√2 वोल्ट। नेक्स्ट है VC निकालना है, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर IRMS इंटू XC। वैल्यू सारी ही आपको पता है, बस वैल्यू आप पुट करते रहिए। IRMS की वैल्यू कितनी है 110/√2 है, XC की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इट इज़ 220/√2 वोल्ट। VR निकालना है IRMS इंटू R, 110/√2 इंटू R रेजिस्टेंस है 2, तो ये 220/√2 बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया, पावर फैक्टर cos फाई निकालना है। cos फाई का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। आपके पास न्यूमेरिकल में कितना रेजिस्टेंस है, हाँ जी रेजिस्टेंस कितना है 2 है, और इम्पीडेंस Z कितना आपने फाइंड किया है सोल्व करके 2√2 फाइंड किया है, तो व्हाट इज cos फाई 1/√2। पावर फैक्टर हैज़ नो यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बताना है आपने। फेज डिफरेंस के लिए tan फाई का फॉर्मूला हम प्रेफर करते हैं। XL की वैल्यू है 4, XC की 2, R की 2। तो ये सोल्व करने के बाद tan फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर tan फाई की वैल्यू 1 आती है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू बनेगी 45 डिग्री बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। इसमें इंडक्टर डोमिनेटिंग है, XL की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट लैग करेगा। इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो इस केस में जो करंट है वो लैग करेगा 45 डिग्री के एंगल से। नेक्स्ट है वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, हाँ जी वाटलेस करंट का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, IRMS साइन फाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने फाई की वैल्यू 45 डिग्री फाइंड कर ही ली है, तो IRMS तो आपने फाइंड किया है 110/√2, साइन फाई 45 डिग्री है, तो ये लगा दिया 45 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2, तो 110/√2 साइन 45 1/√2 कटिंग करने के बाद 55 वोल्ट आ जाएगा। दिस इज़ द वाटलेस करंट। अगर आपको बाई चांस फाई की प्रॉपर वैल्यू ना आए तो आप ट्रायंगल बना लो। tan फाई आपको पता है XL माइनस XC/R है, तो अगर आप ट्रायंगल बनाओगे ना तो ट्रायंगल में व्हाट इज़ परपेंडिकुलर XL माइनस XC, व्हाट इज़ बेस R, तो हाइपोटेन्यूज का ना Z आ जाता है। क्यों, अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे वो बनेगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इससे आप साइन फाई की वैल्यू हम ट्रायंगल बना के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर बाई चांस फाई की प्रॉपर वैल्यू ना आए तो आप ट्रायंगल बना लो। इम्पीडेंस ट्रायंगल का नाम देते हैं इसको। दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम साइन फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वाटलेस करंट हमने फाइंड कर लिया। लास्ट रह गया अपना वाटफुल करंट। तो याद कैसे रहेगा, वाटलेस में साइन लगता है या कोस लगता है, तो पावर वाला फॉर्मूला याद रख लो। पावर वाले फॉर्मूले में साइन आ रहा है तो वो वाटफुल है, पावर वाले फॉर्मूले में कोस आ रहा है तो वाटफुल करंट है, दूसरे वाला वाटलेस होगा। व्हाट इज़ वाटफुल करंट, IRMS कोस फाई। जो करंट पावर वाले फॉर्मूले में आ रहा है उसको हम वाटफुल कहेंगे। थोड़ा याद करने के अपनाना पड़ेगा आपको। पावर वाला फॉर्मूला याद रखो, पावर वाले फॉर्मूले में कोस आता है तो कोस वाला वाटफुल है। तो IRMS करंट की वैल्यू कितनी है, 110/√2 है। कोस फाई की वैल्यू आप यहाँ से सीधी भी लिख सकते हैं 1/√2। तो कटिंग करके 55 एम्पेयर आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से वोल्ट लिख दिया, इधर एम्पेयर आएगा। वाटलेस करंट है ना, एम्पेयर में होगा। तो दिस इज़ द आंसर।
तो ये कंबाइन एक न्यूमेरिकल आपको मैंने करवाया, सारे पार्ट्स इसमें बताए। एक लास्ट क्वेश्चन बचता अपना, वो आपका कर रहे हैं, वो CBSE बोर्ड में ना आजकल 1 मार्क्स में आ रहा है। टाइप है एक न्यूमेरिकल की, वोल्टेज की वैल्यू दी है आपको 220 साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू आपको दी है 220 कोस ओमेगा टी। व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट? जो सर्किट है उसमें पावर कंज्यूम बतानी है, एवरेज पावर डिसिपेट बतानी है सर्किट के अंदर। तो क्या इसका सलूशन है? सबसे पहला काम तो इन दोनों का ना मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब साइन है तो दोनों में साइन होना चाहिए। तो कोस ओमेगा टी को मैं ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। जब भी आपने ऐसा क्वेश्चन करना है दोनों में ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए। तो मैंने करंट को भी साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस आ गया π/2। एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है VRMS IRMS cos phi। VRMS 220/√2 क्योंकि ये V0 है ना, IRMS 220/√2 cos phi, फेज डिफरेंस है π/2 एंड व्हाट इज़ cos π/2? 0। तो एवरेज पावर डिसिपेट इन दिस सर्किट इज़ 0। ये एक टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन आप और ट्राई कर लो, फिर हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया, आज का हमारा क्लास ख़त्म हो गई। 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट वोल्टेज दी हुई है, करंट आपको दिया हुआ है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/3 एम्पेयर। व्हाट इज़ द पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट? व्हाट इज़ द पावर डिसिपेटेड इन दिस सर्किट? इस सर्किट में कितनी पावर का डिसिपेट होगा, कितनी पावर का लॉस होगा, वो हमें बताना है। तो फॉर्मूला लगाइए, वही सेम आप सोल्यूशन करते हैं इसका। पी एवरेज का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi। तो आपके पास VRMS की जो वैल्यू होगी V0 है 200 बाय साथ में क्या लगाना है RMS के लिए √2। ये कोफिशिएंट को अपन V0 कहते हैं ना, ऐसे ही I0 है। तो IRMS की वैल्यू 10/√2 इंटू कोस। फेज डिफरेंस कितना है? दोनों फंक्शन साइन वाले ही है, सिर्फ एंगल का फ़र्क है। एंगल का फ़र्क कितना है? π/3। फेज डिफरेंस आपके पास है करंट और वोल्टेज में π/3। तो एवरेज पावर की जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 2000/√2 इंटू √2 2 कोस π/3 कोस 60 होता है, डेट इज़ 1/2। तो कटिंग करके एवरेज पावर डिसिपेट आपके पास 500 वाट आ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये हमारा टॉपिक बच्चे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम LC ऑसिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी चैप्टर का एक्चुअल पार्ट है, वो हम शुरू करेंगे। थैंक यू।